डॉक्टर शाहिदा। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम आपकी तरफ हम आएंगे, सेम टॉपिक हम डिस्कस करना चाहेंगे इकोनॉमिकल साइड इस पॉइंट ऑफ व्यू की। डॉक्टर हामिद ने तो हमें अभी पॉलिटिकल साइड बताई इसके सब्जेक्ट के ऊपर, तो प्लीज आप इकोनॉमिक साइड बताइए कि इकोनॉमिकली हम कहाँ जा रहे हैं। मैं एक रिसर्च पेज पढ़ रहा था जिसके अंदर जो है वो बताया गया था कि जी हमारा जीडीपी बड़ा अच्छा जो है वो ट्रैवल कर रहा था, सिवाय 2008 में जहाँ पे हम एक स्टैग्नेशन पे आए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वैसे ही वर्ल्ड सिचुएशन इस तरह की थी, तो हम वहाँ पे स्टैग्नेशन में। फिर देन वी वाज गोइंग वेरी गुड, हम बड़ा हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था, एंड देन 4 साल में हम जीडीपी हमारा बिल्कुल डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर। फिर हमारा फ्यूल प्राइसेस का मसला है, आईएमएफ से लोन नहीं मिल रहा, और इश्यूज हैं। तो प्लीज मैम आप बताइए हमें इस मामले में। कहाँ गई मैम? लॉस्ट मैम? जी डॉक्टर साहब, वी कैन सी यू। हेलो। है एनीवे मैम, I am back now. यस I am back now. मेरा कुछ मसला हो गया था। जी जी प्लीज अपडेट कीजिए पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस और जो ग्लोबल सिनेरियो। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तमीज बांधी, नातिक साहब भी बता रहे थे अभी। व्हाट आर योर व्यूज? Hello, are you talking to me? जी मैम, वी आर टॉकिंग टू यू। डॉक्टर शाहिदा वजारत, मैं अर्ज कर रहा था that we had, मैंने शुरू में थोड़ा सा ग्लोबल एक स्पेक्ट्रम बिल्ड किया, उसको डॉक्टर मशरकी साहब ने उसको इंडोर्स किया, और उन्होंने एक रैशनल बताया है कि हमारी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जो कि पावर सेंट्रिक नहीं है, इस वक्त नहीं समझ में आ रहा कि हु इज एक्चुअली रूलिंग द कंट्री। इस सिनेरियो में हमें ग्लोबल एड या हमें कोई असिस्टेंस मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो आप बताइए पाकिस्तान के इकोनॉमिक डिफॉल्ट की तरफ, और जो हम पोटेंशियल, मैंने वर्ड यूज किया है, आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, मैं पहले जरा जियो पॉलिटिक्स में बात कर लूं एंड देन आई विल कम टू द इकोनॉमिक साइड। देखिए, बात यह है कि आप देखिए कि जो आपने नक्शा खींचा जियो पॉलिटिकल सिनेरियो का ग्लोबली, वही नक्शा हर मुल्क के लिए वही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें इंडिया को, तो इसी हालात में इंडिया भी है, मगर इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है इस हालात में। आप देखिए कि इंडिया की और इंग्लैंड का एल आया था और ऑस्ट्रेलिया, वो जो कॉड बना था, मगर इंडिया की रूस से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो उन्होंने अपने कायम रखे। फिर उसके वजह से ये हुआ कि जून में पिछले साल इंडिया और चाइना का जो लड़ाई हो गई थी, और मैं आई वाज होपिंग कि ये चलती रहे तो पाकिस्तान और चाइना टीम अप करके एक स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएंगे। मगर हुआ ये कि मुझे लगता है कि रूस ने बीच में पड़ के इंडिया और चाइना को थोड़ी मफाहिमत करवा दी है, और इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि अब चाइना जो मजीद आइंदा जो वो जंग वगैरह करेगा, वो सब कॉन्टिनेंट में नहीं करेगा, मेरे ख्याल में वो वहां पे करेगा, साउथ चाइना सी के एरिया में करेगा। तो इंडिया को मौका मिल गया है, इंडिया ने अपने वो सब दोस्त हैं, उसको इतना कोई नहीं है जैसा कोई है। उसकी अमेरिका से भी दोस्ती है, उसकी रूस से भी दोस्ती है, रूस ने चाइना से भी उसके मफाहमत करा दी है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट लीडरशिप कैन डू। हमारी इंडिया के मफादात पे वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, और वो डट के इंडिया के मफादात का वो करती है तहफ़्फ़ुज़। और आप पाकिस्तान का हाल देखिए कि पाकिस्तान, अमेरिका बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें अमेरिका, बरतानिया, ये मुल्क शामिल हैं। जो कुछ भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, या जो पाकिस्तान को
इतने माशी तौर पे वो किया जा रहा है, उसमें ये वेस्टर्न मुल्क बहुत बराबर के शरीक हैं। फिर देखिए कि हमारी जो हुकूमतें जिस टाइप की ढीली ढाली, वो चाइना से भी हमारे ताल्लुकात वो अच्छे वैसे नहीं रहे जैसे हमारे थे। रूस से हम लोग मुसलसल कोशिशें किए जा रहे हैं, मगर ताल्लुकात बहुत ही सुस्त रवि का शिकार हैं। तो हम कहीं भी नहीं है, और हम ज्यादा छोटा मुल्क हैं, मगर हम बहुत वल्नरेबल हैं, क्योंकि हम अपने दोस्तों को दोस्त भी नहीं रख सके, और जो हमारे दुश्मन हैं वो मुसलसल हमें हर्ट करने की कोशिश किए जा रहे हैं। तो ये तो मैं जियो पॉलिटिक्स उसके हवाले से कहना चाहती थी। फिर आप ये देखिए कि आपको ये देखना है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, क्या वो इज इट अप टू, मतलब क्या वो इन हालात से नबर्द आजमा होने की पोजीशन में है? आप देखिए कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं जिनकी तरफ मैं वो कर रही हूँ। एक तो आप देखिए कि जो हमारी लीडरशिप है उसके बारे में हमें पता है, जो अभी मौजूदा लीडरशिप है, इवन इमरान खान की जो लीडरशिप थी, गवर्नेंस बहुत खराब थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत खराब थी। फिर ये लोग आके बैठ गए, इनकी भी बिल्कुल बहुत ढीले ढाले। और अब जो बातचीत हो रही है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, वो सारे वो लोग हैं जो मौजूदा हुकूमत में भी हैं, मगर अब जिनके नाम आ रहे हैं वो दोहरी शहरियत भी रखते हैं, उन पे भी करप्शन के केसेस हैं, जैसे मौजूदा इन पे हैं उन पे भी हैं। उनके करप्शन के केसेस जल्दी जल्दी खत्म करवा के उनको पोजीशंस दिलवाई जा रही हैं, जैसा इस हुकूमत में किया है। वैसे ही जो आइंदा आने वाली केयर टेकर बनाई जा रही है, उसमें भी जिन पे केसेस हैं उनके जल्दी जल्दी केसेस को फारिग करके और उनको साफ सुथरा करके पेश किया जा रहा है। फिर आप देखें कि जो कहा जा रहा है टेक्नोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर होगा, इकोनॉमिस्ट होगा। आप देखिए कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 30 साल से पाकिस्तान की मईशत को चलाया है, और बहुत बुरा चलाया है, मुस्तकिल, यानी कि मैं समझती हूँ कि इतना बुरी तरह चलाया है कि पिछले 90 से लेके अब तक बहुत बुरे हालात, और उन्हीं के लोगों के नाम आ रहे हैं कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। फिर अगर आप देखिए कि जो हमारे माशी वो हैं हालात, उस पर मैं अभी तफसील से बात करूंगी। फिर ये लोग दोहरी शहरियत भी इनकी है, तो इनको जो है, इनको जो लाएगा वो, अगर इनको ये लाए गए अमरीकी शहरी हैं, बरतानिया के शहरी हैं, तो जाहिर है वहां की गवर्नमेंट्स इनसे वो कुछ कराएंगी। अगर उनका पाकिस्तान के बारे में कोई एजेंडा होगा तो वो ये लोग बिल्कुल पाकिस्तान के मफादात के लिए नहीं करेंगे काम, बल्कि अमेरिका और बरतानिया जो इनको इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके मुताबिक पाकिस्तान को चलाएंगे ये। मैम फिर अब मईशत पे आ जाते हैं। देखिए मैंने बारहा कहा है जी। जी मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हामिद साहब ने भी कहा, चाहते हैं? जी मैं एक एड ऑन कर रहा था कि जिस तरह हामिद साहब ने भी कहा कि मतलब वीक गवर्नेंस है, गवर्नेंस इस काबिल नहीं है कि डिसीजन ले सके। आप भी बात कह रही हैं कि मतलब जो हुकूमत आई है या जा चुकी है, उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो वेयर आर वी हेडिंग, मतलब वाकई में वी विल गो टू डिफॉल्ट आने वाले हैं वो भी जो आने वाले। देखिए exactly. मैं अभी इस पे आ रही हूँ। मैं ये कह रही थी कि जो माजी में थी वो हुकूमत जो बद से बदतर। तो इकोनॉमी पे आ जाए, मैं इस इकोनॉमी पे ये कहना चाह रही थी कि मैंने 12 बताया है कि पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। मैं इस पे 22 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ, और मैंने इस पे ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, और मैंने 12 बताया है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं। मसला ये नहीं है कि ऑल्टरनेटिव है नहीं, मसला ये है कि जिस किस्म की हुकूमतें बैठा ली जाती हैं उनको वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका से इजाजत लेके माशी पॉलिसीज बनाएंगे। ये नहीं है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मगर हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं है उन ऑल्टरनेटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के जिनसे पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। मैंने 12 कहा है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं, और मैं समझती हूँ कि इस मसले को बहुत गंभीर बनाया गया है। इतना गंभीर नहीं है ये मसला,
सिर्फ गंभीर इसलिए हो जाता है, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि मैं quickly नीपा में जो लेक्चर्स देने alternatives जाती थी highlight करें। 90s में मैं quickly if जी। you can highlight those alternatives, वो जो आप alternatives suggest कर रही है top 3 tiers पे जो है जरा वो काइंडली highlight कीजिए, जो alternatives हैं आपके पास for the last 22 years you are talking देखिए about। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्राइसिस मैनेज की जरूरत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा, उसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत है। आप देखिए कि पिछले इतने सालों से मैं कह रही हूँ कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इंपोर्टेड चीज लें, हम चॉकलेट्स इंपोर्ट करें, हम कुत्तों का खाना इंपोर्ट करें, बिल्लियों का खाना। इन हालात में हमारे ये हालात हैं और हम कुत्ते बिल्ली का इंपोर्टेड खाना, कैन आई फिनिश? अच्छा, तो हम बहुत लग्जरी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं, हम घड़ियां, सारी ऐसी चीजें जिनकी हमें फिलहाल वो नहीं है। तो मैंने क्राइसिस मैनेज किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और उसमें मैंने बताया था कि अगर हम इन चीजों को बंद कर दें तो हम इतना पैसे बचा सकते हैं। फिर इसी तरह बहुत सी चीजें हैं जिनको हम बंद नहीं कर सकते, हमारी जरूरत की चीजें हैं, मगर उसमें भी मैंने बताया था कि किस तरह हम इसके ऑल्टरनेटिव्स कर सकते हैं। तो मेरे पास पूरा एक वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मैनेजमेंट तैयार है। और मैं इस पे किसी ने मुझसे कहा था अभी हाल में कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहें कि आप उनको आके प्रेजेंटेशन देना चाहती हैं। तो मैंने कल उनको ISPR को एक मैसेज भी भेजा और मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव है और मेरे फ्रेंड्स मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप आके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक प्रेजेंटेशन दें। तो मैंने कहा कि अगर जी आपने हमें भी बता दें, चीफ को बात में बताइएगा। आपने 3 की बात की, आपने एक बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया, बट 2 कोई और भी हाईलाइट कीजिए हमारे लिए भी। जी और भी है, पूरा एक स्टडी है, देखिए एक पूरी स्टडी है, उसमें मैं कभी प्रेजेंटेशन करने को हूँ, तो मैं आप लोगों को भी उसमें, आप लोग रिमोटली शामिल हो सकते हैं अगर आप कराची में नहीं हो। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द। तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे फिर शाम तक उनका ISPR से जवाब आया कि वी लेट यू नो, कि आपको बताएंगे, मगर मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, इसलिए क्योंकि आप देखिए कि अगर वो हफीज शेख को या इस किस्म के जो लोग हैं थके हुए, जिन्होंने पिछले 30 साल से पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है, अगर वो उनको ला रहे हैं तो ऑब्वियसली देन देयर इज नो स्कोप फॉर माय ऑल्टरनेटिव। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल दूंगी, मैं नीपा जाती थी लेक्चर्स देने 1990s में, और मैं वहां कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, वो ईरान जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझसे कि देखिए हम ईरान जा रहे थे और ईरान की गवर्नमेंट ने बड़े अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए थे उस वक्त, 90s की बात है, क्योंकि हमारे पास प्रेसलेस सैंक्शंस लगी हुई थी और हम लोग बहुत, हमें भी वो यही सूरत हाल थी जो आज है हमारी सूरत हाल। तो ईरान की गवर्नमेंट ने हमें ऑफर किया था कि हम आपको तेल दे देंगे बगैर डॉलर्स के, हमें आप डॉलर्स में मत पे करें, बल्कि आप हमें हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स से सीमेंट एंड शुगर प्लांट्स बना के दे दें। तो ये बहुत एक आइडियल सोल्यूशन था, क्योंकि देखिए जो IMF की स्ट्रेटेजी है वो बहुत रिसेशन लाती है मईशत में, और जब भी आप IMF के पास जाते हैं आपकी मईशत सुकड़ने लगती है और आपका आउटपुट ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट सब कम हो जाता है, कारखाने बंद होने लगते हैं, उसकी वजह से पॉवर्टी आती है। मगर ये जो आइडिया था ये बहुत आइडियल आइडिया था, क्योंकि इससे आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड करती है कि आप अपने डॉलर्स भी बचाते हैं और साथ साथ आपके वो भी होता कि आपकी मईशत आउटपुट बढ़ता, कि आप सीमेंट एंड शुगर प्लांट्स बनाते तो उसकी वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती, आउटपुट बढ़ता। मगर उन ब्यूरोक्रेट ने मुझसे ये भी कहा कि उस वक्त भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि हमें, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कहा था कि ईरान हमें ऐसे बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स देगा, मगर आप उनको एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, कोई तवज्जो ना दें, क्योंकि वाशिंगटन इजाजत नहीं देगा इसकी। तो आप, ये मैं प्रूफ बताना चाह रही हूँ कि हमारा असल मसला ये नहीं है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, हमारा असल मसला ये है कि हम वाशिंगटन से पूछ के सब कुछ करते हैं, दैट इज द रियल इश्यू। तो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, मगर अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जो
पाकिस्तान की पेट्रियाटिक गवर्नमेंट हो, जो काबिल हो, कॉम्पिटेंट हो, तो वो पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल सकता है। मगर अगर आप ऐसे लोगों को लाके बिठा लेंगे जो करप्ट हैं, जो दोहरी शहरियत रखते हैं और जो उनके पेरोल पे हैं अमेरिका के, बर्तानिया के, तो जाहिर है फिर ऐसे ऑल्टरनेटिव्स को वो बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने कहा कि आप एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें, क्योंकि अमेरिका इजाजत नहीं देगा। मैं आपसे बहुत खूबसूरत बातें की। मैं सिर्फ एक क्वेरी आपसे पूछना चाहूंगा, और अगर क्विक अगर आप जवाब दे दें, देन वी हैव मोर ऑडियंस एज वेल, और ये 40 मिनट्स वाली भी गर्दन आ जाए। एक तो आपने ईरान वाली बात की, और आपने दूसरा ये बताया कि अंकल सैम अमेरिका के क्लेचेस से जो है हमें वो निकलने नहीं देते, IMF और अमेरिका और अंकल सैम और वेस्ट। और अगर हम कुछ करना भी चाहें तो हमें वो छोड़ दिए, और हमारी किसी हुकूमत में अभी इतनी ताकत नहीं है कि हम वहां से निकले। क्या अभी तो हमने उनसे भी जो भीख मांगनी है वो भी घुटनों बैठ के मांगनी है। तो मेरा सिर्फ एक सवाल मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये जो ईस्टर्न, या ये हम जो बात करते हैं ग्लोबल एक टिल्ट आ रहा है, वर्ल्ड में जो चीजें हैं वो वेस्ट और ईस्ट की तरफ मूव कर रही हैं, और जो जियोपॉलिटिकल आपने भी इंडोर्स किया, डॉक्टर मशरकी साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा कि अमेरिका की जो एक हेगेमनी थी अब वो चाइना की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रही है, और चाइना और रशिया मिलके एक पूरे वर्ल्ड में एक बैलेंसिंग पावर एक क्रिएट कर रहे हैं। तो एक सिंगुलर यूनिपोलर पावर एक बनी थी अमेरिका आफ्टर दी डिसमेंबरमेंट ऑफ USSR। तो अब जो वो एक पोलैरिटी लेकर आ रहे हैं, और उसके अंदर वो एक कंपटीशन लेकर आ रहे हैं, कंपैटिबिलिटी लेकर आ रहे हैं, ग्लोबल कंपैटिबिलिटी लेकर आ रहे हैं ब्लॉक्स की। उस ब्लॉक में हम तो वैसे ही मतलब हम अपना क्या करेंगे और किसी से क्या करेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आता कि चाइना क्यों नहीं आगे बढ़ के। हाँ, एक आंसर मेरे पास खुद है, जो साइलेंट डिप्लोमेसी में चलता है, वो एग्रेसिव नहीं खेलता, असर्टिव नहीं खेलता, और चाइना का भी मुझे पता है वो अपने इंटरेस्ट में खेलेगा, हमारे इंटरेस्ट में क्यों खेलेगा। बट समहाउ ये ऐसा क्या कुछ नहीं हो सकता कि हम चाइना को लिवरेज करें और उसको एक्सप्लॉइट करें, और चाइना कुछ हमारे पास आए और हम कुछ चाइना के पास जाएं, और चाइना की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ है, और सीपेक का जो ओबोर था, वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर था, गवादर था, तो ये तो पूरा का पूरा वर्ल्ड अगर जा ही रहा है, चाइना वहां बैठा है, हमारे नेबर में है, तो हम उससे क्यों नहीं मुस्तफीद होते? प्लीज। देखिए, हमने यही तो मुस्तफीद होने की कोशिश की थी, जो हम सीपेक में शामिल हुए थे, और जो पाकिस्तान और चाइना करीब आने लगे थे, तो वही बात हो रही थी जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मगर मसला यह है कि वेस्ट ने और इंडिया ने बहुत होस्टाइल इन्होंने वो किया, और इन्होंने कोशिशें की कि पाकिस्तान नहीं करे, उससे अलग हो जाए। और इसीलिए 2014 में जब इमरान खान ने धरना दिया था, तो वो इसीलिए किया था कि वो चाइनीज प्रेसिडेंट आने को थे सीपेक को साइन करने के लिए, तो उन्होंने धरना शुरू कर दिया था, और उसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सके। वो पहले इंडिया गए, और इंडिया से पहले उन्होंने साइन कर दिया। तो चाइना मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जिस तरह से हमने उनको ट्रीट किया है। और दूसरी एक और बात भी है, जिस टाइप की गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में आती हैं, वो या तो बिल्कुल चाइना के आगे बिल्कुल बिक जाती हैं, यानी कि बिल्कुल अपनी कोई सॉवरेनिटी भी चाइना से भी नहीं रखती, यानी कि किसी ना किसी के गुलाम हमें जरूर बना के रखना है, या तो चाइना का गुलाम, या अमेरिका का गुलाम, या बरतानिया, उससे पहले बरतानिया का। मैंने देखा कि सीपेक में भी हमें चाहिए उनसे नेगोशिएट करें ठीक से, हमने नेगोशिएट इतना ठीक से नहीं किया। उसके बावजूद मैं आई एम हैप्पी विद सीपेक कि पाकिस्तान को कुछ मिला, मगर इससे ज्यादा मिल सकता था अगर हम उनसे ठीक से नेगोशिएट करते। और अब आप देखिए, जो सीपेक का फेज 2 है, उसमें हमें बहुत नेगोशिएट करना होगा, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर पे बहुत जोर है, और एग्रीकल्चर में चाइना जो है वो बहुत जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इस्तेमाल करता है। तो अगर हम लोगों ने उनसे यूं नहीं किया, तो वो यहाँ आके जो फार्मिंग करेंगे और वो वाले सीड्स इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वजह से, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से, हमारे सारे एग्रीकल्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर हमें बहुत जरूरत है कि हम चाइना से ताल्लुकात करीबी बनाएं, मगर गवर्नमेंट ऐसी हो कि वो नेगोशिएट करे, मतलब वो किसी के आगे भी मतलब जैसे लेट जाती है, उस टाइप की गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। चाइना से भी नेगोशिएट करे, अमेरिका से भी। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट को देखिए, वो हर एक से फायदे उठाती है, हमारी गवर्नमेंट किसी से फायदे नहीं उठाती, क्योंकि वो पर्सनल फायदे उठाती हैं। अमेरिका से भी पर्सनल पेरोल पे है लोग, बर्तानिया से भी, और चाइना से भी। तो इसलिए हम लोग, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल पाता, क्योंकि सब कुछ ये लोग जाती फायदे उठा लेते हैं।
तो बड़ी लूजर सिचुएशन है। बाकी बस यहीं पर आके फिर अगला सवाल होगा ना, अल्लाह पे चले जाते हैं, अल्लाह इसका कुछ करेगा। नादिर साहब मूव कीजिए, वी हैव मोर ऑडियंस, वी हैव मोर स्पीकर्स एज वेल, लेट्स हैव देयर व्यूज। थैंक यू मैम। अब हमारे पास हैं सादिक साहब, मोहम्मद सादिक। ही इज कोर कमेटी मेंबर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप। सर, आप बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फुट ऑन ग्राउंड हैं, यू बेटर नो कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ जा रही है, बिजनेस सिचुएशन कहाँ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो प्लीज जरा अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सबको भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ना अभी ये जो क्योंकि जो अभी मैडम ने भी और रिजवान भाई ने भी जो बयानिया दिया सियासत पे, कि इसके अंदर इसका मतलब है कि इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान का जो बयानिया था इसका मतलब सही था रशिया की तरफ जाना, क्योंकि इंडिया अभी भी रशिया से जो बाइंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो रशिया की तरफ जा रहे थे तो वो गलत नहीं कर रहे थे। जो ऑयल के लिए जा जो नहीं रहे थे, वो सिर्फ अल्फाज लफ्जी तौर पे जा रहे थे, प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया था जिससे चाइना के या रूस की तरह हो जाए। I got from where you but let him complete, साजिद साहब को कंप्लीट कीजिए। नहीं देखें, मतलब एक रास्ता तो खुल रहा था, एक रास्ता खुल रहा था आपके पास, एक चीज आ रही थी। उन्होंने ये अपने तकरीर में कहा भी है कि जी मैं रशिया से ट्रेड करने के लिए तैयार हूं। और देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभी भी इंडिया ने जो रशिया से तेल ले रहा है, जो भी आइटम ले रहा है, तो वो अपना रशियन करेंसी में ही पेमेंट कर रहा है, डॉलर में नहीं कर रहा। उसका डॉलर फिर रिजर्व है वहां पे, तो वो हमें बेनिफिट हमें मिल सकता था अगर ये इस वक्त ये हुकूमत चेंज नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी जो सिचुएशन हुई है वो हुकूमत तब्दीली की वजह से हुई है। अभी मेरा जो है ट्रेड है, मैं टेक्सटाइल की फील्ड है और मेरा रिटेल का बिजनेस है। अब मसला ये है कि हम तो इनको एक साल पहले से ये लिख के दे रहे थे कि हमें ये जो फूड आइटम है, लग्जरीज फूड आइटम की, इसकी हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, गाड़ियों की इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो एक साल पहले से पॉलिसी हो रही थी, उसमें इमरान खान साहब ने उसमें भी उन्होंने भी गलती की है कि उन आइटमों को स्टेप बाय स्टेप बैन क्यों नहीं किया। जब आपका डॉलर रिजर्व नहीं रुक रहा था आपके पास, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए था एकदम। अब जो ये आज जो इन्होंने स्टेप लिया है, सब चीजें बैन कर दी है, हर आइटम पे बैन लगा दिया, तो अब तो ये रास्ते में बड़े अरबों रुपए के सौदे हैं हमारे सबके। तो ये तो मतलब एक अजीब सी सिचुएशन। और ज्यादा मतलब अब जो आज जो इन्होंने स्टेप लिया है, शूज पे, गारमेंट्स पे और बहुत से आइटमों पे इन्होंने लिया, इस पे सब पे इन्होंने बैन लगा दिया आज। तो वो ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए था। अनस्टेबल सिचुएशन जो मुल्क को हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि फैसले सही नहीं हो रहे हैं। अब ये हुकूमत भी अपने ऊपर नहीं ले रही, ये उन पे डाल रही है। पिछली हुकूमत भी अपने ऊपर नहीं ले रही, उन पे डाल रही है। अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं इकोनॉमिकल चेंजिंग में कि हम अगर करें तो कुछ स्टेबल हो सकती है, लेकिन फैसले कोई करने के लिए तैयार नहीं है। बात ये है, हमने मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जरा ये कह दूं आपके इस मैंने अपने वो जो मैंने ऑल्टरनेटिव तैयार किया है उसमें मैंने काफी मशवरे दिए हैं कि हम बार्टर ट्रेड से कर सकें बहुत सी चीजों के। हम बजाय इसके कि रुपए दें, हम बार्टर ट्रेड करें। तो मैंने रशियन काउंसिल जनरल से भी बात की थी। उन्होंने मुझे एक मिनट जरा मैं मुकम्मल कर लूं। मसला ये कि मैं ये बोलता हूं कि काउंसिल जनरल से बात की थी और जरा मैं खत्म कर लूं, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने रशियन काउंसिल जनरल से बात की थी और मैंने उनको बताया था अपनी स्टडी के बारे में भी। तो उन्होंने कहा था कि हम रशिया और ईरान बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। उन्होंने कहा बार्टर ट्रेड नहीं कर रहे हैं मगर हम ट्रेड इन लोकल करेंसीज कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं, वी कैन ट्रेड इन लोकल करेंसी। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, मैंने उनसे बातचीत भी करके रखी हुई है। और मैं चूंकि सिविल सोसाइटी की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिविल सोसाइटी की मैं मेंबर भी हूं, तो मैं 3 दफा पिछले दिनों रशिया भी गई हूं, 16 में, 17 में और 18 में। तो मैंने कई वहां बिजनेसमैन भी ढूंढे और एक साहब है उनको मैं जानती हूँ, मैंने उनसे बातचीत की है। वो मैं उनके अपने आर्टिकल्स उनको भेजती हूँ। तो डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अभी हमें अपना रिजर्व बचाना है, अभी हमें अपना रिजर्व बचाना है। अभी हमें अपनी मईशत को सहारे के लिए फौरन एक्शन क्या लेना चाहिए? फौरन एक्शन ये लेना चाहिए कि हम अभी अगर तेल में हमारा सबसे बड़ा ज़रा मुबादला जा रहा है तेल ऑयल में, तो अगर हम वो ऑयल भी रशिया से लेते तो हमारा एक बहुत बड़ा ज़रा मुबादला रुक जाता है। फौरन एक्शन लेना चाहिए। हमें ये मशवरा हुकूमत को कि हम कम से कम ऑयल, तेल और फूड के आइटम रशिया से फौरन ले लें, तो हमारा ज़रा मुबादला भी रुक जाता है और रेशियन
पे पैसे देने पड़ेंगे। हमें ये मशवरा देना है हुकूमत को फौरन। मगर मसला ये है कि हम यही सॉल्यूशंस है, मैंने अपने ऑल्टरनेटिव्स में भी यही लिखे हुए हैं, मगर हमारे पास पावर नहीं है ना, हम कर नहीं सकते। हम इनसे गवर्नमेंट से कह सकते हैं और मेरे ख्याल से वो इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे जब तक के गवर्नमेंट कोई सही ना हो, जब तक कि हम लोग वो सब कुछ नहीं कर सकते जो हम करना चाह रहे हैं। पूरी बात एडवोकेसी कर रहे हैं, हमने सुना। और बताइए, आपने कहा कि इंपोर्ट्स बैन हो गई हैं तो अब उससे आपकी एक्सपोर्ट और आपकी प्रोडक्शन हर्ट होगी। हमें दो बातें समझ में आई। और आप बताइए फ्रॉम द हार्डकोर प्योर बिजनेसमैन कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और कितना ये कैंसर बढ़ रहा है, और जो सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास से क्या हो सकते हैं। लेट्स वी वुड लाइक टू हियर, कंटिन्यू साजिद साहब। साजिद साहब फ्रोजन हो गए। चलिए फिर आगे रिजवान साहब को ले लीजिए। ऐसे कि भाई साहब फ्रोज हो गए, उनका इंटरनेट में कोई इशू आ गया। रिजवान साहब, डॉक्टर रिजवान साहब जो हैं ये बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारा जो सोशल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हम जो सोशल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, तो सर आप प्लीज जरा इस पर हमें बताइए कि क्या इम्पैक्ट सोशली जो है ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है डेवलप करेगा। अस्सलाम वालेकुम नातिक भाई, बहुत शुक्रिया, और कर्नल रिजवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं अगर दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को देखता हूँ तो मुझे उसमें से बहुत सारे आबशार बहते हुए दिखाई दे, और ये आबशार हैं डिप्रेशन की वजह से निकलते हुए आंसुओं के। यानी मैं पूरी कौम को अगर देखूं तो हर तरफ एक नाउमीदी और डिप्रेशन का सिनेरियो क्रिएट हुआ है, और उसकी बुनियादी वजह यकीनी तौर पर सबसे बड़ा जो क्राइसिस है इस वक्त का क्राइसिस है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस ही है। अगर किसी शख्स की पर्सनल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है तो उसकी वेलबींग और उसकी फैमिली लाइफ की स्ट्रेंथ भी वहीं से इंडिकेट होती है, नजर आता है कि वो अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से लेके चल सकता है। सेम अप्लाइज टू अ डिस्ट्रिक्ट, देन सिटी, देन प्रोविंस एंड देन कंट्री। ओवरऑल सिनेरियो आपका जब इकोनॉमिकली डिस्टर्ब हो, पॉलिटिकली डिस्टर्ब हो, आज से 4 साल पहले, बल्कि जाए पिछले इलेक्शन इससे पहले की बात करें तो हम एक लंबे अरसे तक सुनते रहे कि जी जो गवर्नमेंट है वो चोर है और वो चोर है और वो चोर है, ठीक है। फिर वो गवर्नमेंट उतर गई इलेक्शन में जीतने के बाद, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट थी, जो एक्स गवर्नमेंट है, वो आए तो फिर वो पहले गवर्नमेंट को चोर कहते थे, फिर वो सारा टाइम दिन में 3 मरतबा आप नोटिस कीजिएगा वो आके अब अपोजिशन को चोर कहते रहते थे। वही लोग थे, पहले उसे गवर्नमेंट में चोर कहते थे, फिर अपोजिशन में चोर कहते थे, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ आया, पूरी कौम को ये तो बता दिया गया चोर कौन है, पर पूरी कौम को ये नहीं समझ आया कि पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ है, कहाँ पकड़े जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे। 4 साल आप गवर्नमेंट में रहते हुए आपने किसी भी किस्म का कोई एक्टिविटी नहीं की। कौम को नैरेटिव की बेस पे चेंज नहीं किया जा सकता। साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ के लिए कौम की नैरेटिव एक काम करता है, लेकिन बिहेवियरल इंटरवेंशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है। अगर आपने बिहेवियरली कोई चेंज नहीं लेकर आया है तो आप सोसाइटी को कुछ भी देने नहीं लगे। अब्राहम मैस्लो की एक थ्योरी है जो कि आप सब लोग ही जानते होंगे, ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स में पढ़ाई जाती है, जिसमें हायरार्की ऑफ नीड्स को एक्सप्लेन किया जाता है। हमारा माशरा इस वक्त अभी भी उन बेसिक नीड्स की बेस पे इलेक्शन लड़ता है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। बेसिक नीड अब्राहम मैस्लो के मुताबिक भी यही है कि फूड और सिक्योरिटी और ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, बेसिक नीड्स और शेल्टर आपकी पूरी हो। जब बेसिक नीड्स किसी शख्स की पूरी होती हैं तो उसके बाद वो प्रोसीड करता है सिक्योरिटी की तरफ, यानी उसके पास प्रॉपर्टी सिक्योरिटी मौजूद हो, उसकी फाइनेंस के लिहाज से, उसकी लाइफ के लिहाज से, उसकी कंफर्ट के लिहाज से जस्टिस अवेलेबल हो, ठीक है ना। हमारी बेसिक नीड्स की सिक्योरिटी आज तक पूरी तरह प्रॉपर्ली हर दर्जे तक पहुंच चुकी है, ना हम सिक्योरिटी के लिहाज से हर दर्जे को अचीव कर पा रहे हैं।
अगर सिक्योरिटी पूरी होती है तो आपके बाद उसकी नीड आती है बिलोंगिंगनेस की। चलें, बिलोंगिंगनेस हमारी सोसाइटी में अच्छे से एग्जिस्ट करती है क्योंकि हमारा जो कलेक्टिविज्म का सिस्टम है वो हमें एक दूसरे के साथ कम से कम जिंदा रखता है, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ आगे लेकर चलता है। अब एक शख्स इसको भी अचीव कर ले तो फिर उसका सेल्फ स्टीम का लेवल आता है। हमारी सोसाइटी सेल्फ स्टीम से आगे जा ही नहीं पा रही है, जो कि फाइनल स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। चंद लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, अदरवाइज बेसिकली सारी की सारी आपकी जो ऑडियंस है वो घिरी हुई है इन्हीं सिचुएशंस में। इन सारी सिचुएशंस की वजह से नीड्स की डिप्राइवेशन है सीरियस लेवल पर, और वो डिप्राइवेशन रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। एक रिसर्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के, उनका नाम है एरिक रोगलांस्की, और ये फादर साइकोलॉजी ऑफ रेडिकलाइजेशन है। इनके मुताबिक जो रेडिकल बिहेवियर है सोसाइटी में, उसके बिहाइंड 3 चीजें हैं कि एक, नीड फॉर सिग्निफिकेंस मौजूद हो। हर इंसान जो भी वायलेंट रेडिकलाइजेशन की तरफ जाता है तो पहली नीड प्रोवोक होती है कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, सिग्निफिकेंटली करना चाहता है। सिग्निफिकेंटली करना चाहता है, उसके साथ एक नैरेटिव भी मिल जाए। तो आप देखें कि अभी हमारी सोसाइटी में हमें बताया जा रहा है कि हम सब गुलाम है और हम सबको गुलामी से निकलना है। ठीक है, ये नैरेटिव भी मिल गया, हमें नीड फॉर सिग्निफिकेंस भी बता दी, और एक नेटवर्क भी मौजूद है। और ये सारा का सारा सिनेरियो इस वक्त आपकी सोसाइटी को बहुत वोलेटाइल किया हुआ है। एक हल्का सा ट्रिगर भी बहुत सीरियस लेवल के वायलेंस को लेके चल सकता है। इसके साथ साथ सोशल, जी जी डॉक्टर, मैं बहुत माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट करके आप ही की बात की केस स्टडी दे रहा हूं, बिकॉज़ आई से द सेम थिंग, और ये हम दोनों के लिए म्यूचुअल लर्निंग होगी, बाकी इसमें भी रिकॉर्ड पे ले आऊंगा मैं। हमारा नाम भी म्यूचुअल है सर। ये जो पाकिस्तान की आपने मिसाल दी ना कि सिग्निफिकेंस चाहिए और नैरेटिव की बिल्ड है और एक हल्का सा ट्रिगर लगेगा और ये लावा फूटेगा, ये तो पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहां बेसिक नीड्स पे आप फंसे हुए हैं। मुझे थोड़ा सा, मैं एक और केस स्टडी देता हूं, मुझे बाहर निकलने दीजिए। थर्ड वर्ल्ड नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड, आई रिपीट फर्स्ट वर्ल्ड, ऑन ग्राउंड इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये जो आपकी ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है इसी के ऊपर बेस करके बता रहा हूं, सेगमेंट पॉइंट वगैरह को साइको एनालिस्ट जो है सारों को मैं भी बहुत डिटेल डेलिबरेट जाता हूं। तो आज से 10 साल पहले ISIS के अंदर डॉक्यूमेंटेड 3 से 5 हजार यूके, ग्रेट ब्रिटेन के नेशनल नेटिव लड़के और लड़कियां, यूथ, they traveled from England, they landed at Turkey and they slipped to Syria and somewhere in Iraq and Kurdistan and they joined the ISIS camps. Just because के जी ISIS के कैंप में हमें सिग्निफिकेंस मिलेगी, हमें पावर मिलेगी, हमें सुप्रीमेसी मिलेगी और हम एक बहुत बड़े टाइकून हो जाएंगे, आइकन हो जाएंगे, एंड दे जॉइंड दैट। और उसमें से मेरे ख्याल में आधे वापस गए होंगे और आधे शायद वही रह गए होंगे, मतलब ट्रेवलिंग फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड ऑल द वे टू दिस प्लेस। तो यानी कि इसमें जो आपकी मैं बता रहा हूँ ना कि हम तो, उनकी तो नीड्स भी पूरी थी, आपकी तो नीड्स भी पूरी नहीं है, और ये आपको कहीं टर्की या सीरिया ईरान करने की जरूरत नहीं है, आपके तो घर में रहना ही चल कर आ रहा है। प्लीज कैरी ऑन सर, और अगर इफ यू एग्री एंडोर्स और डिनाई तो वो भी बता दीजिएगा। सॉरी, आपने जो बात की है ना, आपने मेरी जो रिसर्च मैंने रेफर की है ना डॉक्टर एरिक रोगलांस्की की, ये जो आपने रेफर किया ये उन्हीं की रिसर्च है, ये वही है। और ये थ्योरी स्पेसिफिकली उसी से रिलेटेड है, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड। ISIS और दाइश है और अलकायदा है इनके, और इन्होंने तमिल टाइगर्स पे भी वर्क किया था। तो इन्होंने ये बयानिया ये स्पेसिफिकली रिसर्च से एस्टेब्लिश किया। अब आपकी वाली बात को मैं सेकंड करूंगा कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, वहाँ तो यही इश्यूज है, वहाँ बेसिक नीड का इशू तो है नहीं, उनका तो इशू ही सिग्निफिकेंस का है, मार्जिनलाइजेशन की परसेप्शन है, ठीक है, या डिप्रेस्ड फीलिंग है, उन्हें समझ ही नहीं आता, पर्पस ही नहीं मिल रहा होता लाइफ का, तो उसको हासिल करने के लिए उस तरफ गए। हमारी सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन के लिए हर पुल और हर पुश फैक्टर पूरी तरह से अवेलेबल है। आपको किसी भी लिहाज से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हर तरह के वेरिएबल मौजूद हैं। रिलीजियस पोलराइजेशन आपके सामने बहुत क्लियर है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन आपके सामने बहुत क्लियर है, लिंग्विस्टिक इथनिसिटी की बेस के ऊपर पोलराइजेशन आपके पास बहुत क्लियर है। ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जिसपे हम पोलराइज ना हो? अगर हम इनसे बच जाते हैं तो हम खानदान में पोलराइज हुए होते हैं, ठीक है। उसकी वजह सर ये है कि आपका कांस्टेंट नैरेटिव आपकी लीडरशिप का होस्टाइल है। आप सिर्फ उस नैरेटिव का एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे जायजा लें।
हमें सिर्फ और सिर्फ एंग्री और हॉस्टाइल कम्युनिकेशन ही सुनाई जा रही है। सर, जब आप ये कम्युनिकेशन सुनते हैं कॉन्स्टेंटली, रिपीटेटिवली, आपके सेंसेस के थ्रू वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है आपके अनकॉन्शियस माइंड में, तो वो लीड करता है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ये भी नहीं पता चलता कि आप क्यों वायलेंट हो रहे हैं। ये जो श्रीलंकन सिटीजन के साथ किया गया, इसी तरह कितने सारे ऐसे वाकयात हैं जिसमें लोग वायलेंट हो जाते हैं, दे डोंट नो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पुश इतना किया गया है, वायलेंट किस्म के जो मैसेजेस हैं हमारी लीडरशिप से कंटिन्यूअसली डिलीवर किए जा रहे हैं। हमारी डॉक्टर साहब, लीडरशिप को रिजवान साहब, ये मैं अच्छा हमारे ऐड कर दूंगा, एक सेकंड मैं आप ही की बात में ऐड कर दूं, बिकॉज ये भी मेरी पर्सनल फीलिंग है। आप आ रहे हैं, आई एम पुटिंग द थिंग्स ऑन रिकॉर्ड। उसको तो छोड़ दें, जो यूथ है, जो बड़े लोग हैं, उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनको पोलराइज किया जा रहा है, उनको इग्नाइट किया जा रहा है, या उनके जो जख्म है उसके ऊपर नमक छिड़का जा रहा है। जो 5, 6, 7, 8 साल के बच्चे हैं, जो अभी छोटे छोटे नाइव बच्चे हैं, हमने पढ़े लिखे लोगों ने, लिबरल्स ने, एजुकेटेड ने, अर्बन ने, सोशलाइट ने, उन 5, 6, 7 साल, 3 साल के बच्चों को हमने बिलबोर्ड पकड़ा दिए, जिसमें वो कहीं वीगो डाले की बातें कर रहे हैं, कहीं वो कह रहे हैं कि खुलकर सामने आ, और उन बच्चों के साथ टिकटॉक पे वायरल बनाई है वीडियो, और उस पर कह रहे हैं चोर डाको टैबलो बना दिए। या अल्लाह, वो 4 से 5 से 6 से 7 साल के बच्चे, जिनको अभी तो अपना नाम नहीं आता, अपनी गिनती नहीं आती, अपना कुरान नहीं आता, अपनी तहजीब नहीं आती, अपने मुल्क का नहीं पता, तो हम उनकी बुनियाद डाल रहे हैं। और ये पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूथ कम्युनिटी है। वी हैव द 64% ऑफ द यूथ, और इस यूथ को, जिसमें आपने 8 साल के बच्चे को आपने जो है ना जिहादी बना दिया है, और व्हाटएवर आपने रेडिकलाइज उसको एक्सट्रीमिस्ट, और ये उसको मैं अर्बन एक्सट्रीमिज्म कहता हूं, बिकॉज रूरल एक्सट्रीमिज्म को तालिबान एंड मिसक्रिएंट्स के साथ मैंने तकरीबन, आई एम अ वेटरन ऑफ 4 मेजर वॉर जोन, तो रूरल एक्सट्रीमिज्म मैंने देखी थी, नॉट सिटिंग इन कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, नाउ आई एम सीइंग द अर्बन एक्सट्रीमिज्म, और वो भी टीनेज नहीं, यंग किड्स, अंडर एज किड्स, कि जिनके सामने हम कहते हैं ना कि माँ बाप भी ऊंचा ना बोलो कि इन बच्चों को ये डर जाएंगे, सहम जाएंगे। हमने उनको चार डाकू के नैरेटिव के साथ हमको टैबलो करा रहे हैं। अच्छा, और सर, रिजवान साहब, डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, 1 मिनट हमारे पास। एक ये पॉइंट, एक मिनट बोल लूं मैं, अगर इजाजत दे तो। प्लीज चले, मुझे दोबारा मैं आप बस दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, यही इसी पॉइंट दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये नैरेटिव जो है ना वो डिसकंटिन्यू ना हो, और आप उसको करें तो हम उसको दोबारा से रिज्वाइन करते हैं 1 मिनट का ब्रेक लेके। जो लिंक है उसी लिंक पे हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे। Perfect. Please come. Everybody to please come over. Everybody to please rejoin.